Hello everyone, this is Mayank Nagpal, your chemistry teacher and you are watching me only on your YouTube channel Inspire for You. Student, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कस करके ख़त्म कर लिया है और आज की क्लास में हम लोगों को एक न्यू चैप्टर डिस्कस करना है जो कि केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर दोनों ही फिजिक्स में भी आएगा और केमिस्ट्री में भी आएगा, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा सा वेरिएशन है, तो आप कोशिश करें कि दोनों को गैप में पढ़ें, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। अब बात आती है कि सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स में हमें पढ़ना क्या है। तो हर चैप्टर का जो नाम है वो हमें इनिशियली बता देता है कि हमें उसके अंदर स्टडी क्या करनी है। सेम कंसेप्ट है कि थर्मोडायनेमिक्स भी हमें बताएगा कि स्टडी क्या करनी है। अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करता हूँ स्टूडेंट, तो थर्मोडायनेमिक्स जो वर्ड है हमारे पास, ये हमें दो वर्ड्स को इंडिकेट करता है, ठीक है, और दो वर्ड्स के बारे में इंडिकेट करता है, और दो वर्ड्स के बारे में इंडिकेट करने के बाद हमें ये बताता है कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में अगर मैं दो पार्ट में इसको डिफरेंशिएट करूं तो थर्मो मीन्स हमें मिलती है हीट, यानी थर्मो का मतलब होता है हीट। जब भी हमारी केमिस्ट्री में थर्मो या पायरो वर्ड आएगा तो वहाँ पर हीट का डिस्कशन होगा, और डायनेमिक्स माने आप ये फिजिक्स का वर्ड है जो फिजिक्स से आता है, दैट इज़ मोशन। अब बारी आती है कि ये मोशन कैसा, क्या हीट देने पर हम एक रिएक्शन कर रहे होंगे तो हमारी हाथ में जो रिएक्शन टेस्ट ट्यूब होगी वो टेस्ट ट्यूब में मोशन आ जाएगा, वो हमारे हाथ से निकल कर कहीं और चली जाएगी। ये वो मोशन नहीं है, एक्चुअल में ये मोशन है कि जब हीट का एक्सचेंज होगा, हीट का एक्सचेंज होगा तो हीट के एक्सचेंज से रिएक्शन की स्पीड घटेगी या बढ़ेगी, या हम कहें कि हमारे जिसमें हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, और चेंजेस आने से हो सकता है वो रिएक्शन जल्दी हो जाए हीट के एक्सचेंज से, हो सकता है वो रिएक्शन लेट हो जाए। तो एक्चुअल में इन शॉर्ट इस मोशन को हम एक प्रॉपर वर्ड देंगे, दैट इज रेट। तो कहने का मतलब है कि थर्मोडायनेमिक्स में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जब हम किसी सिस्टम को या हम जिस पर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं जब हीट प्रोवाइड कराते हैं तो हीट प्रोवाइड कराने से पार्टिकल्स में मोशन यानी रैंडमनेस आती है, और जिसकी वजह से रिएक्शन की स्पीड बढ़ती या घटती है। तो इन शॉर्ट हमें हीट और मोशन यानी हीट और रेट, रिएक्शन के रेट से रिलेटेड इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। अब जब इतनी बात हमें समझ में आती है तो थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले जो हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम यूज़ करेंगे वो बात करेंगे सबसे पहले कि वो क्या होते हैं। तो हमारी केमिस्ट्री कहती है कि थर्मोडायनेमिक्स के केस में हमारी केमिस्ट्री यूनिवर्स से मिलकर बनी है, यानी हम जो भी कुछ हमारे चारों ओर है वो क्या है, यूनिवर्स है। और अगर ये जो यूनिवर्स है केमिस्ट्री के हिसाब से ये यूनिवर्स दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक सिस्टम से और एक सराउंडिंग से। तो सबसे पहले हम जब इन टर्म्स को पढ़ेंगे तो हमें बार बार दो वर्ड्स बाहर जगह यूज होंगे, दैट इज सिस्टम और सराउंडिंग। तो हम लोग डिस्कस करते हैं पहले सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है। तो चलिए सिस्टम को कवर करते हैं सबसे पहले। तो सिस्टम एक्चुअल में क्या है थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से, हम कहेंगे कि पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, यानी जो भी कुछ अंडर ऑब्जर्वेशन होता है यूनिवर्स का, वो पार्ट जिस पर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं वो क्या कहलाता है, वही कहलाता है सिस्टम। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, यानी यूनिवर्स का वो पार्ट, हमारे चारों ओर का वो पार्ट जिस पर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लैब में हैं और लैब में आप टेस्ट ट्यूब में कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, यानी दो केमिकल्स डाले और आप उसको हीट कर रहे हो, तो एक्चुअल में आप किस चीज़ का ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, लैब का नहीं ना, आप उस टेस्ट ट्यूब का ऑब्जर्वेशन कर रहे हो और उस टेस्ट ट्यूब में क्या चेंजेस आ रहे हैं दो केमिकल मिलाने पे या उसको हीट देने पर। तो एक्चुअल में हमारा ऑब्जर्वेशन पार्ट क्या है, वो टेस्ट ट्यूब और उसके अंदर का मटेरियल। तो वो जो उसके अंदर का मटेरियल के जो चेंजेस हैं और जो टेस्ट ट्यूब है वो हमारा क्या है, सिस्टम, यानी हम उस पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हमारी केमिस्ट्री कहती है कि हम जिस भी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो क्या है, सिस्टम है, ठीक है। तो ये हो गया सिस्टम। अब बारी आती है सराउंडिंग क्या है। तो सराउंडिंग जो होता है सिस्टम के चारों ओर का पार्ट, या हम कहें कि सिस्टम को छोड़कर जो भी कुछ है सिस्टम के चारों ओर, वो क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। तो हम कहेंगे द पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड एज सराउंडिंग, ठीक है, इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। यानी यूनिवर्स का वो पार्ट जिसमें हम सिस्टम निकाल दें तो वो क्या कहलाता है, सराउंडिंग कहलाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी बताया कि टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वो आपका क्या है, सिस्टम। और उस टेस्ट ट्यूब के चारों ओर, यानी जो भी एयर्स चल रही है या जो भी कुछ है चारों ओर, आपकी पूरी लैब है, लैब में बहुत सारे केमिकल्स हैं, आपके टीचर हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, वो सब आपके लिए क्या है, यूनिवर्स का वो पार्ट
जो कि सिस्टम नहीं है वो क्या है, सराउंडिंग है। तो जिस पर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो वो क्या है, सिस्टम, और सिस्टम के चारों ओर का जो भी पार्ट होगा वो क्या होगा, सराउंडिंग। और जब सिस्टम और सराउंडिंग जब मिल जाते हैं तो वो दोनों क्या मिलके क्या बनाते हैं, यूनिवर्स। यानी हमारी केमिस्ट्री में सब कुछ यूनिवर्स है और हम किसी ना किसी चीज़ पर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो जो चीज़ पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सिस्टम, और ऑब्जर्वेशन के दौरान जो उसके चारों ओर का जो भी कुछ है वो क्या कहलाता है, सराउंडिंग कहलाता है। अब बारी आती है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बाद एक थर्ड टर्म हम लोग यहाँ यूज करते हैं, दैट इज बाउंड्रीज। दैट इज बाउंड्रीज। अब ये बाउंड्रीज क्या होती हैं, तो द बाउंड्रीज है ना, द बाउंड्रीज विच सेपरेट, द बाउंड्री विच सेपरेट सिस्टम टू द सराउंडिंग, विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। यानी यूनिवर्स का वो पार्ट जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है वो क्या कहलाता है, बाउंड्रीज कहलाता है। वो क्या कहलाता है, बाउंड्री। फॉर एग्जांपल सिस्टम और सराउंडिंग में बाउंड्री की अगर मैं बात करूं तो सपोज करते हैं हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में हम ऑब्जर्वेशन टेस्ट ट्यूब पर कर रहे हैं या इसके अंदर जो केमिकल प्रोसेस हो रही है उस पर कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट जो हमने केमिकल्स मिलाए हैं और जो केमिकल प्रोसेस हो रही है उसका ऑब्जर्वेशन हो रहा है। तो ये जो अंदर वाला पार्ट है दैट इज सिस्टम, और इस सिस्टम के चारों ओर जो लैब है, हम हैं या जो भी कुछ है वो क्या है, सराउंडिंग। वो क्या है, सराउंडिंग। और इस सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेशन कौन दे रहा है, ये लेयर, और ये क्या है, दिस इज बाउंड्री। तो ये है बाउंड्री। तो बाउंड्री का मतलब क्या है, जो सिस्टम और सराउंडिंग को डिफरेंशिएट करे, डिफरेंस करे, ठीक है, बाइफरकेट करे, वो क्या कहलाती है, बाउंड्री कहलाती है। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब अगर ये बातें क्लियर हो गई हैं तो बाउंड्रीज को थोड़ा सा और आगे लें, बाउंड्री के बारे में हम ये कह सकते हैं कि बाउंड्री एक्चुअल में क्या होती है। तो बाउंड्री के बारे में हम ये भी बोलते हैं कि बाउंड्री जो होती है हमारी, ये कैसी कैसी हो सकती है। तो बाउंड्रीज के बारे में अगर हम बात करें तो ये रिजिड हो सकती हैं। रिजिड का मतलब हार्ड हो सकती है, जैसे टेस्ट ट्यूब में जो बाउंड्री है कैसी है, रिजिड बाउंड्री। ये कैसी बाउंड्री है, रिजिड हो सकती है। जरूरी नहीं है ये बाउंड्री हमेशा रिजिड ही हो, बाउंड्री हो सकती है और ये फ्लेक्सिबल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हो, आप सपोज करो किसी चीज़ को छान रहे हो, तो क्या होगा, वो जो जिस चीज़ से छान रहे हो वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होगा, तो वो बाउंड्री आपकी फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। बाउंड्री के केस में हम ये भी कह सकते हैं कि बाउंड्री आपकी डायाथर्मिक भी हो सकती है। बाउंड्रीज आपकी डायाथर्मिक भी होती हैं, और बाउंड्रीज आपकी अगर मैं आगे बात करूं तो एडियाबैटिक भी होती हैं। अब ये एडियाबैटिक वर्ड क्या है, इसको तो आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फिर भी डायाथर्मिक का मतलब क्या होता है। डायाथर्मिक का मतलब होता है बाउंड्रीज आपकी कंडक्टिंग वॉल, कंडक्टिंग वॉल को हम बाउंड्रीज कह देंगे। कंडक्टिंग वॉल को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, बाउंड्रीज कह देंगे। अब कंडक्टिंग वॉल को बाउंड्री कहेंगे तो उसका मतलब क्या है, जरा समझो। कंडक्टिंग वॉल को बाउंड्री कैसे कहेंगे। कंडक्टिंग वॉल को बाउंड्री का मतलब है कि सपोज करते हैं कि आपने कप में चाय लिया, और कप में चाय लेने के बाद आप देख रहे हैं चाय गर्म है, तो चाय और एनवायरनमेंट की एयर के बीच में कौन बाउंड्री का काम कर रहा है, वो कप का, वो कप क्या है, वो बाउंड्री है। और आप देखते हो कि कप से वो कप जो है बाहर से गर्म होने लगता है, और एक सिचुएशन ऐसी आती है कि चाय भी ठंडी हो जाएगी और आपका सारा एनवायरनमेंट सिमिलर हो जाएगा, अंदर की चाय का टेम्परेचर भी सेम हो जाएगा और बाहर का भी। तो हुआ क्या, वो जो चाय की हीट है वो उस वॉल से होती होती कहाँ आ रही है, सिस्टम से सराउंडिंग में, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन आ रही है। तो इसका मतलब कंडक्टिंग वॉल, वो जो कप की लेयर है वो कैसे काम कर रही है, कंडक्टिंग वॉल, जो हीट को कंडक्ट करा रही है। और उस कंडक्टिंग वॉल को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में ही डायथर्मिक बोलते हैं। इसके बाद बारी आती है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का मतलब होता है नो एक्सचेंज ऑफ हीट। एडियाबैटिक के केस में हम कह सकते हैं नो एक्सचेंज ऑफ हीट, जहां पर हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, या हम ये कहें कि डेल क्यू की वैल्यू 0 होती है, वो क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस। मींस जैसे कि जहां पर वॉल जो हो या हमारी जो बाउंड्री है वो बाउंड्री किस टर्म में हो, वो बाउंड्री हो हमारी आइसोलेटेड, बाउंड्री हो हमारी आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब जो कि आपके हीट का एक्सचेंज ना होने दे, जैसे आप थर्मस में होता है, तो थर्मस की जो बाउंड्री है वो कैसी बाउंड्री है, आइसोलेटेड, जो हीट का एक्सचेंज ना होने दे। तो बाउंड्रीज को हम फर्दर इस तरीके से भी क्लासिफाइड कर सकते हैं। होप आपको ये बाउंड्रीज भी क्लियर हुई होंगी, सिस्टम और सराउंडिंग भी क्लियर हुआ होगा। अब जब हमें सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्रीज का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो अब हम इससे आगे की बात करेंगे, और इससे आगे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, तो इससे आगे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम। कि जब सिस्टम तो हमें समझ में आ गया कि जिस पर भी हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो क्या है, सिस्टम। तो सिस्टम का टाइप क्या होता है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम।
तो टाइप्स ऑफ सिस्टम जब बच्चों बात करेंगे हम लोग, तो टाइप्स ऑफ सिस्टम बेसिकली कितने तरीके का होगा? तो टाइप्स ऑफ सिस्टम हमारे पास 3 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं ओपन सिस्टम, सेकंड होता है हमारे पास क्लोज सिस्टम, और थर्ड होता है हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम। तो 3 तरीके के सिस्टम हैं जिस पर हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ओपन सिस्टम का मतलब क्या है? ओपन सिस्टम का मतलब क्या है? द सिस्टम in which exchange of heat means energy, आप हीट को एनर्जी बोल दो, exchange of energy और mass both are possible। यानी एक ऐसा सिस्टम जहां पर हीट का भी एक्सचेंज हो और मास का यानी मैटर का भी एक्सचेंज हो, वो क्या कहलाता है? ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब कोई भी ओपन कंटेनर, जैसे मैंने अभी कहा कि आपकी चाय का कप भी क्या है? एक ओपन कंटेनर की तरह काम कर रहा है। अगर ये ओपन कंटेनर है और चाय आपने गर्म चाय इसमें डाली है, तो आप क्या होगा? गर्म चाय डालने पर यहाँ से वेपर्स की फॉर्म में क्या निकलेगा? ये चाय वेपर्स की फॉर्म में यहाँ से निकलेगी। तो एक्चुअल में जब वो कहाँ जा रही है? सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है, और सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है तो हमने क्या लिखा है? ओपन सिस्टम, द सिस्टम इन विच एक्सचेंज ऑफ हीट और मास बोथ आर पॉसिबल फ्रॉम, कहाँ से? सिस्टम टू सराउंडिंग, फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, जो कि सिस्टम से सराउंडिंग में एक्सचेंज हो जाए। तो आप देखिए हीट की फॉर्म में ये चाय जो है वेपर्स बन के कहाँ जा रही है? सराउंडिंग में, सिस्टम से। तो क्या हो रहा है? ये एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। ये केस तो बन गया एनर्जी का एक्सचेंज, ठीक है। मतलब ये तो क्या हो गया? मास का एक्सचेंज। इवन एनर्जी नहीं, ये तो क्या होगा? मास, क्योंकि अमाउंट बाहर जा रहा है, वेपर्स बन के लिक्विड की फॉर्म में बाहर जा रहा है। और थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि जो इंसुलेटिंग वायर है, ये जो हमारी इंसुलेटिंग वायर कह रहा हूँ, सॉरी, ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री से हीट भी एक्सचेंज हो रही है लगातार, जिसकी वजह से चाय लगातार ठंडी होती जा रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि सिस्टम की हीट सराउंडिंग में जा रही है, चाय की कप की हीट बाहर जाती जा रही है, और एक पोजीशन ऐसी आएगी कि जब चाय का कप बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। तो क्या हुआ? यहाँ तो हो रहा है हमारे पास मास का एक्सचेंज वेपर्स की फॉर्म में, और यहाँ एनर्जी का एक्सचेंज हीट की फॉर्म में। तो एक ऐसा सिस्टम जो खुला होता है वहाँ उसे क्या बोलते हैं हम? ओपन सिस्टम। मीन्स यहाँ पर मास का जो एक्सचेंज है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और हीट का एक्सचेंज भी क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो इस सिस्टम को बोलेंगे ओपन सिस्टम। वहीं क्लोज सिस्टम की बात करें तो क्लोज सिस्टम क्या है? द सिस्टम इन विच mass cannot exchange but energy or heat can be exchanged, जिसमें एनर्जी और हीट एक्सचेंज हो सकती है वो क्या कहलाता है? क्लोज सिस्टम कहलाता है। यानी इसी कप पर अगर मैं क्या कर दूं? इसी कप को मैं ढक कर रख दूं, यानी प्लेट रख दूं, तो प्लेट रखने पर जो वेपर्स की फॉर्म में यहाँ से अमाउंट बाहर जा रहा था, अब वो प्लेट से होकर वापस कंडेंस होकर नीचे आ जाएगा। मीन्स मास तो बाहर नहीं जा रहा है, अमाउंट तो बाहर नहीं जा रहा है, मैटर तो बाहर नहीं जा रहा है। तो यानी यहाँ मास तो हो गया कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू जीरो, चेंज इन मास इक्वल टू जीरो हो गया। बट हीट तो बाहर जा रही है, एनर्जी तो बाहर जा रही है, यानी कप तो अब भी ठंडा हो रहा है, गर्म कप अब धीरे धीरे अब भी ठंडा हो रहा है। तो इसका मतलब हीट का एक्सचेंज हो रहा है सिस्टम से सराउंडिंग में, जहां हीट इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी हीट में चेंज आएगा लेकिन मास में चेंज ना आए, और हमारा कोई भी सिस्टम बंद हो, तो वो क्या कहलाता है? क्लोज्ड सिस्टम कहलाता है। अब क्लोज सिस्टम में कई बार अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, सपोज करते हैं हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और ये कंटेनर में जो हमने जो इसका जो वॉल ली है वो कैसी है? इंसुलेटेड वॉल। इंसुलेटेड वॉल का मतलब, इंसुलेटेड वॉल का मतलब क्या है बच्चों? तो इंसुलेटेड वॉल का मतलब है आइसो सिचुएशन में है, यानी ये हीट का एक्सचेंज ना कराए, बाहर हीट ना जाने दे, और बाहर हीट ना जाने दे। और हमने कहा कि यहाँ गैस भरी हुई है और हमने यहाँ पिस्टन लगा दिया। अब ये पिस्टन है तो सीधी सी बात है, ये क्या होगा? ये गैस को बाहर नहीं जाने देगा, यानी मास को बाहर नहीं जाने दे रहा, और ये पिस्टन, क्योंकि पिस्टन लगा हुआ है, और ये इंसुलेटेड वॉल है जिसकी वजह से हीट भी बाहर नहीं जा रही है। तो अब क्या होगा? तो क्या ये सिस्टम कैसा होगा? लेकिन आप यहां देखिए, यहां एक सिचुएशन है कि जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी यानी हीट, एनर्जी या हीट वर्क की फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाती है, वर्क के फॉर्म में भी कन्वर्ट होके यूज होती है। तो अब आप देखिए क्या होगा, अगर यहां पर पिस्टन लगा हुआ है
और ये आइसोलेटेड है और ये बहुत गर्म है, तो वेपर्स बनेंगी। और वो वेपर्स करेंगी क्या एक्चुअल में, वो वेपर्स क्या करेंगी, इसको ऊपर को एक्सपेंड करेंगी, गैसेस ऊपर इस पर टक्कर मारेंगी और वो क्या होगा, ये ऊपर को एक्सपेंड होगा और पिस्टन हमारा यहाँ से मूव होता होता सपोज करो ऊपर आ गया। तो जब पिस्टन हमारा ऊपर आ गया तो ऊपर आने का मतलब है गैसेस भी ऊपर आ गई, तो एक्चुअल में एनर्जी किस फॉर्म में यूज हो गई, वर्क की फॉर्म में। तो कई बार एनर्जी वर्क की फॉर्म में भी कन्वर्ट होती है, तो यहाँ पर एनर्जी वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारा पिस्टन ऊपर आ गया तो इसका मतलब क्या है कि एनर्जी का एक्सचेंज हुआ है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वर्क। तो एनर्जी का एक्सचेंज तो हुआ है, लेकिन कहाँ पर, इन टर्म्स ऑफ वर्क। ये भी आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी वर्क की फॉर्म में भी एक्सचेंज होती है। इसके बाद थर्ड जो है हमारे पास वो है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है बच्चों, वो देख लेते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है जहां से, यानी हम कहें कि एक ऐसा सिस्टम वेयर अ सिस्टम फ्रॉम वेयर बोथ एनर्जी एज वेल एज mass or matter cannot be exchanged, जहां पर ना तो मास का एक्सचेंज हो और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज हो, तो वो क्या कहलाता है, आइसोलेटेड सिस्टम। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो देखिए 100% आइसोलेटेड तो आज तक कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम बुकिश एग्जाम्पल जो पढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल होता है थर्मस फ्लास्क, है ना, थर्मस फ्लास्क। अभी जो थर्मस फ्लास्क है, इसकी अगर मैं बात करूँ, ये जो थर्मस फ्लास्क है तो ये कैसा होता है, तो हम देखते हैं कि कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। सपोज करते हैं ये हमारा थर्मस फ्लास्क है। अब इस थर्मस फ्लास्क को क्या है कि हमारी जो इसकी वॉल है वो कैसी है, इंसुलेटिंग वॉल है, जो हीट का एक्सचेंज नहीं करने दे रही, और ऊपर से हमने अच्छे से इसको बंद किया हुआ है, तो जब इसे अच्छे से बंद किया हुआ है और उसमें कोई गैस या लिक्विड भरा हुआ है तो क्या होगा, तो इंसुलेटिंग वायर तो क्या होगा, एनर्जी का एक्सचेंज नहीं करने देगी। और ये ऊपर तक भरा हुआ है और ये बंद है, अच्छे से बंद है, तो ये मास का एक्सचेंज नहीं करने देगी, और जिसकी वजह से यहाँ पर डेल H इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और डेल M इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, यानी हीट एक्सचेंज भी नहीं होगा, मास एक्सचेंज भी नहीं होगा। तो एक ऐसा सिस्टम जहाँ हीट और मास एक्सचेंज नहीं होता है, वो हमारा कैसा सिस्टम कहलाता है, आइसोलेटेड सिस्टम। अब आप इसको इससे कंपेयर मत करना, क्योंकि यहाँ पिस्टन लगा हुआ था तो एनर्जी की फॉर्म में पिस्टन मूव हो गया, लेकिन यहाँ पिस्टन नहीं है, कंप्लीटली अच्छे से सील्ड पैक है, तो यहाँ कोई भी चीज मूव नहीं होगी, ठीक है। तो अगर पिस्टन होता तो वो क्या कहलाता, क्लोज सिस्टम, और उसमें एनर्जी किस में चेंज होती, वर्क की फॉर्म में। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं होगा, और एक ऐसा सिस्टम जहाँ हीट और मास का एक्सचेंज नहीं होता है उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो होप सो ये इंट्रोडक्शन था हमारे थर्मोडायनेमिक्स का, कि हीट के एक्सचेंज को हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम और सराउंडिंग होते हैं। सिस्टम वो होता है जो अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, सराउंडिंग जो सिस्टम के चारों ओर होता है, और सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं। सिस्टम सराउंडिंग को जो सेपरेट करते हैं वो बाउंड्रीज होती हैं, और बाउंड्रीज के बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़े, तो हमारे पास टाइप्स ऑफ सिस्टम 3 तरीके के होते हैं, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। ओपन जहां हीट और मास दोनों का एक्सचेंज होगा, क्लोज जहां पर केवल हीट का एक्सचेंज होगा लेकिन मास का एक्सचेंज नहीं होगा, और आइसोलेटेड जहां हीट और मास किसी भी चीज का हम कहें कि एक्सचेंज नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अब थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स। थर्मोडायनामिक वेरिएबल कहें, ठीक है, वेरिएबल कह दें, आप इसको पैरामीटर्स बोल दो, ठीक है, या आप इसको प्रॉपर्टीज बोल दो, तो एक ही बात है। चाहे आप वेरिएबल्स बोलिए, पैरामीटर्स बोलिए या प्रॉपर्टीज बोलिए, एक ही बात है। अभी जो थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल, पैरामीटर या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करी थी, और एक्चुअल में ये प्रॉपर्टीज हमें क्या बताती हैं, तो ये बताती हैं कि एक्चुअल में थर्मोडायनामिक सिस्टम की जो भी चीज़ हमें कंप्लीट जानकारी देती है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स या प्रॉपर्टीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी में हमारे पास 2 तरीके की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी होगी। एक को बोलेंगे हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी हमारे पास होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, और दूसरी प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं, तो इसमें हम कहेंगे कि प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, the properties of the system which do not depend
which do not depend on the amount of system or size of system are called intensive property ठीक है। यानी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो सिस्टम के मास पर, उसके अमाउंट पर, उसके साइज पर, साइज ज़्यादा है तो या साइज कम है इस बात पर डिपेंड नहीं करती है, उसका अमाउंट ज़्यादा है या अमाउंट कम है इस बात पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है, वो कहलाती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करूं तो सबसे पहले इसके कुछ एग्जांपल कवर करते हैं। चलिए एक्सटेंसिव को बाद में डिस्कस करूंगा, पहले मैं आपको पूरा इंटेंसिव ही समझा दूं। तो इंटेंसिव के केस में ये समझ में आया कि सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पर या साइज पर डिपेंड नहीं करती, कि साइज कम है तो इसकी ये वाली प्रॉपर्टी चेंज होगी, यानी साइज कम हो ज़्यादा हो प्रॉपर्टी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वो क्या कहलाती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके एग्जांपल, यहाँ से एग्जांपल से जरूर क्वेश्चन आता है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं डेंसिटी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का पहला एग्जांपल स्टूडेंट क्या होता है, डेंसिटी। डेंसिटी की बात करूं तो जैसे आपको पता है कि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो आप चाहे वाटर आप एक इतना सा एक बाउल में वाटर लीजिए या आप इस पूरे बकेट में वाटर लीजिए। अगर आप बाउल में वाटर ले रहे हो और आप कहोगे इसमें जो वाटर है वो उसकी डेंसिटी कितनी है, तो आप कहोगे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप कहोगे इस बकेट में जो वाटर है उसकी डेंसिटी कितनी है, तो भी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रही है कौन, डेंसिटी। तो डेंसिटी कैसी हुई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुई। तो डेंसिटी क्या है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके बाद बारी आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कैसी प्रॉपर्टी है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि इतने से कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या बहुत बड़े कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। चाहे आप उसी कांच का इतने से कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो और उसी का बड़ा साइज लो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिमिलर आएगा। तो यानी वो अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैसी प्रॉपर्टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं इंटेंसिव प्रॉपर्टी के और एग्जांपल की बात करूं तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी है, तो टेम्परेचर भी एक कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि इस कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, इस समय मैं क्या करूं, इस कमरे का हाफ कर दूं, आधा कर दूं, ठीक है, हाफ कर दूं, यानी बीच में कोई पर्दा टांग दूं और पर्दे के उधर चला जाऊं, यानी मैंने कमरे का वॉल्यूम कम कर दिया, ठीक है, पर्दे के उधर चला जाऊं तो क्या टेम्परेचर में कोई चेंज आएगा। या आप कहें कि आप यहां खड़े हैं तो इस समय इतना टेम्परेचर, अगर आप कहीं और चले गए तो क्या उसका टेम्परेचर अलग होगा, नहीं। टेम्परेचर क्या है, अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कमरा बड़ा है या कमरा छोटा है, सर्दियों में सर्दी लगेगी, छोटे कमरे में भी लगेगी, बड़े कमरे में भी लगेगी, ठीक है। या मैं इस पानी का एग्जाम्पल लूँ, मैंने इस पानी में एक उंगली डाली, ठीक है, एक टैप वाटर लिया और टैप वाटर से मैं ये जो पानी है इसमें उंगली डाली, मुझे जितना ठंडा यहाँ फील होगा वही पानी अगर मैं यहाँ डालूंगा उंगली तो उतना ठंडा यहाँ फील होगा। इसका मतलब अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो टेम्परेचर भी कैसी क्वांटिटी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव टेम्परेचर होता है हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। हमारे पास प्रेशर होता है, विस्कोसिटी, कॉन्सेंट्रेशन चाहे कोई भी हो, किसी भी तरीके की कॉन्सेंट्रेशन हो, जैसे आपने बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशंस पढ़ी हैं, मोलैरिटी पढ़ा है, ठीक है, पीपीएम पढ़ा है, मोलैरिटी, ठीक है, पीपीएम पढ़ा है आपने, मोल फ्रैक्शन पढ़ा है आपने, ठीक है, टीएच पढ़ा है आपने। ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कॉन्सेंट्रेशन वाली वो क्या होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन वाली जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है। और अगर एनर्जी है, एनर्जी के टर्म में हम बात करें तो देखिए अभी हम एनर्जी, जितनी भी एनर्जीज होती हैं वो सारी की सारी एक्सटेंसिव होती हैं, लेकिन अगर एनर्जी के सामने, जैसे मैंने कहा अभी हम इसमें बात करेंगे इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, ये सारी बातें करेंगे, ठीक है, एंट्रोपी, ये सारी एनर्जीज हैं। तो एनर्जीज सारी एक्सटेंसिव होती हैं, लेकिन अगर उनके सामने मोल्स लगा दिया जाए, यानी उन्हें मोल्स के टर्म में काउंट किया जाए, तो हम कहें कि मोलर हीट कैपेसिटी, जैसे अभी कहा मैंने मोलर हीट कैपेसिटी,
मैं कह दूं मोलर एंथैल्पी, मैं कह दूं मोलर एंट्रोपी, ये सब एनर्जीज हैं। लेकिन अगर एनर्जीज के सामने मोलर वर्ड लग गया तो वो सारी के सारी इंटेंसिव हो जाती हैं। अदरवाइज जितने भी एनर्जीज के एग्जाम्पल हैं या जितनी भी एनर्जीज होती हैं वो एक्सटेंसिव होती हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज वो हैं सिस्टम की जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती हैं, और सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती है वो क्या कहलाती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो होप आपको ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की। तो यहीं चेंज कर लेता हूं मैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लो, फिर क्योंकि मैं मिटा दूंगा, ठीक है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सिस्टम और साइज ऑफ द सिस्टम। यानी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट और साइज पर डिपेंड करती है वो क्या कहलाती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के क्या एग्जांपल होते हैं? तो इनको छोड़कर जो एग्जांपल बनेंगे वो सारे क्या होंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के होंगे। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के भी अब कुछ एग्जांपल्स को हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का जो पहला एग्जाम्पल हमारे पास आएगा वो होता है मास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक्सटेंसिव है, जो अमाउंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि भाई ये 4 मार्कर हैं और या ये 3 मार्कर है और ये 1 मार्कर है, क्या इन दोनों का मास सेम होगा? भाई अमाउंट अलग अलग है तो मास भी तो अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या है? मास क्या है? जो अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है, और अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है तो वो क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसी तरीके से वॉल्यूम भी क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। वॉल्यूम घटेगा बढ़ेगा तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। अमाउंट पर डिपेंड करता है वॉल्यूम भी। वहीं नंबर ऑफ मोल्स भी बच्चों आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में काउंट होते हैं। अगर किसी सब्सटेंस के मोल्स ज़्यादा हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी, नंबर ऑफ मोल्स कम है तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी। तो नंबर ऑफ मोल्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में काउंट होता है। हीट कैपेसिटी कहाँ है? हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या फिर मैं बोलूं मोलर हीट कैपेसिटी वो कहाँ चली जाएगी? इंटेंसिव में चली जाएगी। लेकिन हीट कैपेसिटी की बात करूंगा तो हीट कैपेसिटी कहाँ जाएगी? एक्सटेंसिव में जाएगी। और मैं कहूं, मैंने कहा था सारी एनर्जीज, जैसे एनर्जी के टर्म में हम यहाँ पढ़ेंगे एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये भी एक एनर्जी है, सब पढ़ेंगे। सारी बढ़िया बढ़िया एनर्जी है, सब बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सब पढ़ेंगे। गिब्स एनर्जी, ठीक है। हम कहें इंटरनल एनर्जी, ये जितनी भी एनर्जीज हैं स्टूडेंट, ये ऑल एनर्जीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन अगर इन एनर्जीज के आगे मोलर वर्ड लग गया तो ये सारी की सारी इंटेंसिव फॉर्म हो जाती हैं। तो होप आपको एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं, और अगर कुछ कोई डाउट या क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे मैसेज में डाल सकते हैं, मैं आपको वो वहाँ भी क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें कोई डाउट, क्वेरी या वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ डाल सकते हैं। एक और मैं नोट बना के लिख लीजिए कि किसी भी एक्सटेंसिव, किन्हीं दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर हम डिवाइड कर दें तो हमेशा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन इंटेंसिव प्रॉपर्टी आता है। हमेशा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन इंटेंसिव प्रॉपर्टी आता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि हम क्या करते हैं, मास क्या थी, तो मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी। मैंने अभी वॉल्यूम कहाँ लिखा था, तो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में लिखा था। मास ओवर वॉल्यूम इज इक्वल टू बन जाता है बच्चों डेंसिटी। मास ओवर वॉल्यूम क्या बन जाता है? डेंसिटी। और डेंसिटी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो जब भी आप दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइडेशन में लाओगे तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अब इसको आप किसी भी तरीके से आइडेंटिफाई कीजिए, यानी इसको यहाँ कर लीजिए। यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और कैसे हो सकती है कि अगर आप एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपको मिलने वाली जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ही होगी, ठीक है। वो आपको मिलने वाली, जैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में मैंने, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में मैंने लिख लिया डेंसिटी, ठीक है, और यहाँ लिख लिया मैंने मास। डेंसिटी इंटू मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? वॉल्यूम होगा या नहीं होगा? वॉल्यूम होगा या नहीं होगा, बताइए आप। या मैं कहूँ कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर लो आप, अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें, और इधर मैं कर दूँ मास, तो ये क्या होगा बताइए। अगर मैं एक इंटेंसिव और एक एक्सटेंसिव को
देखो ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा मुझे, मास यानी एक्सटेंसिव मिलेगा। एक नोट और करके लिखते हैं कि डायरेक्ट सम ऑफ टू इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉट पॉसिबल, यानी दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का डायरेक्ट सम पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहता हूं कि वाटर की जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और जो मरकरी की डेंसिटी है, ठीक है, वो है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो मैं कहूँ कि इसकी डेंसिटी ये है और इसकी डेंसिटी है, बताइए टोटल डेंसिटी क्या होगी। तो मैं टोटल डेंसिटी मैं कहूँगी एक बकेट में पहले थोड़ा सा पानी था और उसके बाद इसमें मरकरी भरी हुई थी, तो बताइए टोटल डेंसिटी कितनी होगी। तो मैं डायरेक्ट सम नहीं कर सकता, यानी इंटेंसिव प्लस इंटेंसिव प्रॉपर्टी कभी सम नहीं हो पाएगा। यानी मैं कहूँगी पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और मरकरी की डेंसिटी 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इस सिस्टम की टोटल डेंसिटी 14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये बिल्कुल गलत होगा। तो कभी भी दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का सम नहीं होता है। अगर हमें करना है तो पहले इंटेंसिव को एक्सटेंसिव के टर्म में लाते हैं और दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का सम पॉसिबल है, ठीक है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का सम पॉसिबल है लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी का सम पॉसिबल नहीं है। होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।